आज के लेक्चर का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। कि मेरे पास अगर 3x3 की फॉर्म में कोई भी मैट्रिक्स मौजूद है और उसका मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, मैं इनको सॉल्व नहीं करूँगी, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँगी। मेरे पास ये 3x3 की फॉर्म में मैट्रिक्स मौजूद है। अगर मैं इनकी चेंज कर दूं रो एंड कॉलम को, अगर मैं कॉलम और रो को चेंज करूंगी तो इसके बाद मेरे पास क्या आएगा। देखिए, ये मेरे पास मैट्रिक्स ए समझ लीजिए, ये मेरे पास मैट्रिक्स बी है। सो अगर मैं इस मैट्रिक्स ए के रोज़ और कॉलम्स को चेंज कर देती हूँ, मीन्स ये देखिए मैंने रोज़ वाले को, कॉलम को मैंने रोज़ की फॉर्म में लिख लिया, B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर इस वाली फॉर्म को मैंने इस फॉर्म में लिख लूँगी तब भी मेरे पास मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो सेम आएगा। कहने का मकसद ये है कि अगर मैं इन रोज़ के एलिमेंट्स को कॉलम की फॉर्म में और कॉलम के एलिमेंट्स को रोज़ की फॉर्म में लिख लेती हूँ तो ए डिटर्मिनेंट वो उसका डिटर्मिनेंट बी के बराबर ही आएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है कि अगर हम दो रोज़ या कॉलम्स को क्या करते हैं, 2 कॉलम्स को डिटर्मिनेंट के इंटरचेंज कर देते हैं तो साइन क्या हो जाएगा, साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। साइन ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, अगर मैं इनमें से किसी 2 रोज़ या कॉलम्स को चेंज कर देती हूँ कि इस वाली रो को मैं फर्स्ट रो बना देती हूँ और फर्स्ट रो को सेकंड रो की जगह पे ले आती हूँ, A1 B1 C1 A3 B3 C3, तो इसका जवाब जो है वो माइनस में आ जाएगा। यानी ये समझिए मेरे पास, मैं उसको B का नाम दे देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी रोज़ को चेंज कर दिया तो ये माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं रोज़ को आपस में तब्दील कर देती हूँ या कॉलम्स को आपस में तब्दील कर देती हूँ कि फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम की जगह रख देती हूँ और सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम की जगह, या फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम की जगह और थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम की जगह पे चेंज कर देती हूँ तो मेरे पास जवाब नेगेटिव में आएगा, उस रियल मैट्रिक्स के, उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव में आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम हर एलिमेंट किसी एक मैट्रिक्स का अगर एक रो के अंदर या एक कॉलम के अंदर हर एलिमेंट ज़ीरो आता है और बकिया सारे एलिमेंट्स जो है वो मौजूद हैं यानी नॉन ज़ीरो हैं, तब भी डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। या इस तरीके से, या अगर कोई मैट्रिक्स मौजूद है उसके सारे कॉलम के एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरो, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स सारे ज़ीरो हैं, बकिया हमारे पास A2 B2 C2 A3 B3 C3 की फॉर्म में मौजूद हैं, तब भी उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो आएगा। दिस इज़ द प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स मौजूद है और उसके 2 रोज़ या 2 कॉलम्स आपस में सेम आ गए हैं तो, और बकिया जो तीसरी जो रो या कॉलम है अगर वो डिफरेंट भी है तो इसका डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो आएगा। क्या बोला मैंने कि अगर हमारे पास 2 रोज़, मैं सिर्फ रो की बात करती हूँ, अगर हमारे पास 2 रोज़ सेम आती हैं तो उनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आएगा। या अगर हमारे पास 2 कॉलम्स सेम आते हैं और तीसरे वाला कॉलम डिफरेंट भी है तब भी हमारे पास डिटर्मिनेंट ज़ीरो आएगा। 2 रोज़ आपस में सेम आ जाएं या 2 कॉलम्स आपस में सेम आ जाएं, उनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है।
5वीं प्रॉपर्टी ये है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है दैट इज़ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो और मैट्रिक्स का कोई एक रो मैं पकड़ती हूँ और अगर मैं उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूँ B2 C2 A3 B3 C3, तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैंने क्या किया किसी रो को या किसी कॉलम को मैंने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है तो वो जो कांस्टेंट है वो पूरी की पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो गई, जो उसका डिटर्मिनेंट आ जाता है वो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, वो डिटर्मिनेंट उस पूरी की पूरी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि इस फॉर्म में वो आ जाता है। डिटर्मिनेंट बी किस तरह का आएगा के मल्टीप्लाई बाय दिस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है और अगर उस मैट्रिक्स को हम यूँ करते हैं कि हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं के को, तो वो वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा कि उस के को हम कांस्टेंट जो वैल्यू है उसको हम बाहर निकाल देंगे, बाकी अंदर सारी की सारी मैट्रिक्स ए ही रह जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये है स्टूडेंट्स कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं निकाल रही हूँ और अगर कोई ऐसा सिस्टम आ जाता है कि कोई भी रो, सिर्फ मैं रो का आपको समझा रही हूँ, कॉलम का आप लोग फिर बाद में खुद समझ लेंगे जब आपको रो की बात समझ आएगी। देखिए, अगर मैंने क्या किया कि एक कांस्टेंट को किसी एक कांस्टेंट को मैंने किसी रो से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब A2 कर दिया। देखिए, किसी एक ये रफ वर्क है, किसी एक कांस्टेंट को मैंने एक रो से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि के B2 और के C2, बकिया सारी की सारी जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ रहने देते हैं हम A1 B1 और C1। ठीक है, पहले हमने ये किया, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये वाली फॉर्म लिख लेते हैं, यानी कि पहले हमने किसी कांस्टेंट को हमने पूरी उस रो से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद मैं अब उसको फर्स्ट रो के साथ या किसी सेकंड रो या किसी थर्ड रो के साथ ऐड कर देती हूँ, तो B1 प्लस के B2 C1 प्लस के C2 आ जाता है और बाकी A2 B2 C2 A3 B3 C3 की फॉर्म में हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाती है। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास वापस यही वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा। क्या बोला मैंने, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है और उस मैट्रिक्स से किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मैं किसी कांस्टेंट को पहले मल्टीप्लाई कराती हूँ और फिर उसके बाद मैं उसको ऐड करा देती हूँ किसी दूसरी रो के साथ, तो उसका आंसर वापस जाके यही आ जाएगा। कैसे, ये देखिए, A1 A2 A3 B1 B2 B3 में आपको सॉल्व कर देती हूँ, ये C1 C2 C3 ये किया, प्लस के A2 B2 C2 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ये पहले हम ये पढ़ चुके हैं भाई कि अगर हमारे पास यूँ दो सम की फॉर्म में आ जाता है तो हम इनको अलहदा की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो मैंने पॉइंट अभी आपको बोला कि अगर मैं किसी कांस्टेंट के साथ पहले मल्टीप्लाई करा के और उसके बाद दूसरी किसी रो से किसी कॉलम से ऐड कर देती हूँ तो इस शक्ल में आ जाएगा। सो अब देखिए कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और अगर ये देखें तो ये देखिए A2 B2 C2 A2 B2 C2, तो कोई भी दो रोज़ या कोई भी दो कॉलम्स जब आपस में सेम हो जाते हैं उनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ जाता है। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारे पास एक नई मैट्रिक्स थी, तो कोई भी जो नई मैट्रिक्स आई है वो वापस पुराने वाली मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल आ गई। ठीक है, तो मैं ये वाला पॉइंट आपको समझ आ चुका होगा, 6 वाला। 7 प्रॉपर्टी बहुत ही मज़े की है, वो ये है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स मौजूद है और वो डायगोनल मैट्रिक्स है,
ठीक है, हमारे पास कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स मौजूद है और उस डायगोनल मैट्रिक्स का अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो उसका डिटर्मिनेंट निकलेगा, इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाता है कि 2 × 5 × 3 becomes 30। तो ये हमारे पास अगर कोई डिटर्मिनेंट डायगोनल मैट्रिक्स मौजूद है तो उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा उन डायगोनल्स के आपस में प्रोडक्ट के इक्वल। 8th प्रॉपर्टी ये है, देखिए अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है उसका हम डिटर्मिनेंट जब लेते हैं तो वो इक्वल होता है अलहदा उन मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट के इक्वल। अगर हम 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेते हैं और उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो इक्वल होगा उन 2 मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट को अगर अलहदा यानी कि अगर ए का मैं डिटर्मिनेंट लूँ और बी का डिटर्मिनेंट लूँ और उनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ वो इक्वल होगा अगर मैं उन 2 मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करके और बाद में मैं उसका डिटर्मिनेंट लूँ तो वो उसके इक्वल आ जाते हैं। 9th प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है इस फॉर्म में A1 + α1 + A2 + α2 A3 + α3 B1 C1 B2 C2 B3 C3 की फॉर्म में अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स मौजूद है तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस इस वाली कॉलम से क्या ऐड हुआ था, α1 α2 α3। सो α1 α2 α3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये हमारे पास 9 प्रॉपर्टीज़ थी डिटर्मिनेंट की। सो ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू सॉल्व करके बताऊँगी तो आप लोगों को मोर डिटेल में ये बात समझ में आ जाएगी। कोई अगर आपको कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं।